Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। अवाम को बिजली का झटका, आला ऑफिसर की पुरस्कार मौत, मरियम लीडर नहीं, कमेटी बन गई, फैसला होगा। सबसे ज्यादा बारिश कहां, और शाहीनों की ऊंची उड़ान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि हुकूमत ने रात गए आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी कर दी गई। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये से 7.5 रुपये फी यूनिट का मजीद इजाफा कर दिया। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने बुनियादी कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी है। नेपरा अब वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला देगा। फैसले के बाद वफाकी हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। नेपरा सब्सिडी एडजस्टमेंट को मद्देनज़र रख कर समाअत के बाद फैसले करेगा। कीमतों में इजाफे का तलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़ है। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये, 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपये, 201 से 300 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए 5 रुपये, 301 से 400 यूनिट तक 6 रुपये 50 पैसे, 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7 रुपये 50 पैसे। इजाफे से औसत यूनिट टैरिफ 35 रुपये 42 पैसे से बढ़कर 42 रुपये 72 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट कीमत 50 रुपये तक पहुंच जाएगी। लाहौर में डीआईजी शारिक जमाल की पुरस्कार मौत। डीआईजी शारिक जमाल अपने घर में मुर्दा पाए गए हैं। लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। डीआईजी की मौत के हकाइक जानने के लिए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज को लीडर मानने से इनकार कर दिया। दो टोक अल्फाज में कहा, मेरे लीडर सिर्फ नवाज शरीफ हैं, कभी मरियम को क़यादत सौंपी गई तो किनारा कशी इख्तियार करूंगा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में बोले, टैक्सेस लगाकर हुकूमत सिर्फ कर्जे उतारने के लिए वक्त गुजार कर रही है। आज हम सब की बेवकूफ़ियाँ हमारे आड़े आ रही हैं। नैब को भी निशाने पर रख लिया। कहा, अगर मजीद तबाही से बचना है तो नैब को बंद करना होगा। नैब डिक्टेटर ने बनाया जो हमेशा सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपकी नेक्स्ट लीडर हैं। आपके सीनियर नायब सदर हैं जमात की, सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन आप उनको लीडर मानते हैं? मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब जी। अच्छा। मैंने बहुत साल पहले मैंने कह दिया था कि जब भी एक जनरेशनल चेंज आता है सियासत में, हमारे लिए फिर वहाँ जगह ना होनी चाहिए, ना होती है। हमारी जो वफाक की कुल आमदन है, कुल आमदन वफाक की, वो आपके सूद का खर्चा भी पूरा नहीं करती। ऐसा ही है। तो आपको मजीद सूद के लिए भी पैसे कर्जा लेना पड़ता है। ये कर्ज आप आज के खर्चात पूरे करने के लिए कोई तरक्याती कामों की बात नहीं है। ये जहाँ पर हम आज खड़े हैं, ये मामूली हालात नहीं है। यहाँ पर हम सब जिम्मेदार हैं इन बातों के। ये इदारा मुल्क के मईशत की तबाही का सबब है। इस बात को समझें। सबसे पहले आपको नैब खत्म करनी होगी। एक आमिर ने बनाया था, नैब बनाया इसलिए गया था हुकूमतें चला रही है, सियासत को कंट्रोल किया जाए। नैब बना इसलिए था। आम इंतखाबात पर इत्तेहादियों से इत्तेफाक के लिए शहबाज शरीफ ने नून लीग की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। कमेटी इत्तेहादियों से मुलाकात के बाद असम्बलियों की तहलील की तारीख और निगरान हुकूमत के लिए नामों पर इत्तेफाक राय पैदा करेगी। कमेटी में सरदार एयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल और इसहाक तार शामिल हैं। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM और दीगर इत्तेहादी जमातों की क़यादत से मुज़ाकरात करेगी।
अगस्त के बाद निगरान 12 हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदार रहे। निगरान हुकूमत को शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से ताउन करना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराज उल हक ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए सियासी स्टेक होल्डर से बातचीत करे। बेहतरी का वाहिद ऑप्शन जमात इस्लामी है। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी आज कोयटा पहुँचेंगे। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम सिराज उल हक की सदारत में कौमी अमन के उन्वान से जरगा होगा और जरगे में बलूचिस्तान की सियासी कौम परस्त मजहबी क़यादत उलमाए कराम कबायली अमायदीन शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने सिंध में 20 लाख घर बनाकर देने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों को गरीबों की मुश्किलात का अंदाज़ा ही नहीं। मुतासिरीन को अच्छे घर बनाकर देंगे कि ये दोबारा सैलाब से नुकसान ना हो। लाड़काना में खिताब करते हुए कहा कि सिंध से इनकलाब शुरू हो रहा है। नुकसान आप सबको इस सैलाब से हुआ था, इंशाअल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करने जा रहे हैं। 20 लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे मजबूत खड़े होंगे कि अगली बार खुदा ना खास्ता ऐसा कोई सैलाब आया भी से आपका घर को नुकसान नहीं होगा। ये हमारा सूबा से एक इनकलाब शुरू हो रहा है। पूरा पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किलात है और उसका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर में सिर्फ एक ही है कि हमने आम आदमी को मदद करना है। मेरा ख्याल में ये लोग जो इस्लामाबाद में बैठते हैं उनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम कितना मुश्किल में है। पिछले साल सैलाब से सिंध के बेशतर इलाके मुतासर हुए। सैलाब मुतासरीन को घरों के साथ मालिकाना हुकूक भी देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लाड़काना में खिताब। कहा माजी में भी सैलाब आए लेकिन मुतासरीन को घर बनाकर नहीं दिए गए। बिलावल भुट्टो का वफाकी पर दबाव ना होता तो कभी ऐसी इमदाद ना होती। पिछले साल जुलाई फिर अगस्त और सितंबर में बरसात हुई। कश्मीर से लेके और कराची तक सूबा सिंध का हर जिला इस बरसात के पानी में डूब गए और एक शदीद नुकसान हुआ। लोग कहते हैं हमारा जो सहारा है, हमारे जो घर है वो गिर गए, हमें घर बना के दे। ना सिर्फ घर देने हैं आपने, इनको मालिकाना हुकूक भी देने हैं। अब ये पहले कभी भी नहीं हुआ था। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये प्रेशर सिंध हुकूमत पे और वफाकी हुकूमत पे ना होता तो कोई ऐसी इमदाद नहीं होती। इसके पहले ऐसा कभी भी। शदीद गर्मी और तपिश के बाद कराची वालों ने बिलाखिर घनघोर घटाओं को दीदार कर ही लिया। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। नॉर्थ कराची में सबसे ज्यादा 41 मिलीमीटर बारिश हुई। सुपर हाईवे गुलशन मेमार और अतराफ में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कराची में बारिश की बूंद बरसते ही के इलेक्ट्रिक के 119 फीडर्स ट्रिप कर गए। 37 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी कराची वालों को सूरज मुंह चढ़ाने लगा तो घनघोर घटाव ने कराची वालों को तेज हवाओं के साथ अपना दीदार करवा दिया। मानसून के दूसरे स्पेल ने कराची में तूफानी एंट्री दी। नॉर्थ कराची में तो बादल ऐसे बरसे कि दीगर इलाकों के शहरी देखते रह गए। नॉर्थ कराची में सबसे ज्यादा 41 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, बफर जोन, फेडरल बी एरिया में भी बादलों ने मेहरबानी दिखाई। शहर के दीगर इलाकों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मौसम सुहाना हुआ तो शहरी एंजॉय करने पार्क्स में निकल पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलशन मेमार में 16.2 मिलीमीटर, गुलशन हदीद और औरंगी टाउन में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सादी टाउन में 1.5 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 1.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश जिना टर्मिनल पर 0.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कराची में बारिश का पहला कतरा पड़ते ही के इलेक्ट्रिक ने रवायत बरकरार रखी। के इलेक्ट्रिक के 119 फीडर स्ट्रिप कर गए थे जो कि कई घंटों बाद बहाल किए गए। कराची के नाले जरा सी बारिश से ही उबल पड़े। 1 घंटे से कम वक्त में बारिश से नाला ओवरफ्लो हो गया और जगह जगह पानी जमा हो गया जो शहरियों के लिए अजियत का बाइस बना। और शहरी कहते हैं कि हुकूमत दावा नहीं बल्कि कुछ करके दिखाए। इतना बुरा हालात है, पानी जमा हुआ है हर जगह पे, कपड़े खराब हो रहा है। इतनी सी बारिश में ये हाल है। देखें पीछे खड्डा भी खोला हुआ है। जो नालों के ऊपर लोग कारोबार कर रहे हैं बैठे हुए वहाँ पर, और वहाँ की इस नालों की सफाई नहीं हुई। नालों की सफाई ना होने की वजह से इलाकों के अंदर पानी गया हुआ है।
और यहाँ आपको बताएंगे बारिश अभी रुकी नहीं बल्कि मजीद होने को है। महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया, आइंदा चंद रोज़ मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में 26 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। 22 से 26 जुलाई के दौरान आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत गिलियात और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। 22 से 24 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों समेत जनूबी पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मुसलसल बारिशों से डैम ओवरफ्लो होने लगे। तर्जुमान PTMA के मुताबिक सतलज, ब्यास और रावी पर बनने वाले डैम बिलतरतीब सतलज 67%, ब्यास 75% और रावी 89% पानी से भर गए। भारतीय डैमों की पोजीशन और मजीद बारिशों की पेशिंगोई के बायस मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। दरियाओं के रास्ते से तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। अवाम उन्नास नालों से दूर रहें और इनको क्रॉस करने से परहेज़ करें। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है कि किसी मुलजिम के खिलाफ सजाए मौत का केस नहीं। यकीन दिलाया गया कि अदालत को इत्तला दिए बगैर केस नहीं चलाया जाएगा। ट्रायल के दौरान मुलजमान के वकला और अहले खाना मौजूद होंगे। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से अपील के हक पर हिदायत लेकर आगाह करेंगे। अदालत ने मजीद समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल, बड़े केस की बड़ी समाअत। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि किसी मुलजिम के खिलाफ सजाए मौत का केस नहीं। यकीन दिलाया गया कि अदालत को इत्तला दिए बगैर केस नहीं चलाया जाएगा। ट्रायल के दौरान मुलजिमान के वकला और अहले खाना मौजूद होंगे। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुलजिमान को पसंद का वकील करने की सहूलत देने की भी यकीन दहानी कराई गई है। सिविल अदालतों की तर्ज पर शवाहिद रिकॉर्ड करने की यकीन दहानी कराई गई है। फैसलों में वजूहात शामिल करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि मुलजिमान को सिविल अदालत में अपील का हक देने के लिए वक्त मांगा गया। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से अपील के हक पर हिदायत लेकर आगाह करेंगे। अदालत ने मजीद समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तो साथ ही साथ आपको बताएंगे जस्टिस फायजी ईसा के दोबारा नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायज ईसा क्यूरेटिव रिव्यू केस का फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी, जबकि 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दिए गए फैसलों पर नजरसानी या उन्हें कलअदम करार देने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लेकर आर्टिकल 187 और 188 के तहत हासिल है। जस्टिस काजी फायज ईसा दोबारा नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला आ गया। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दूसरी नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा क्यूरेटिव रिव्यू केस का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ हुकूमत की दोबारा नजरसानी वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन के खिलाफ 18 दरख्वास्तें दायर की गईं। अक्सरियती फैसले से FBR और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जारी हिदायत कलअदम करार दी गईं। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दिए गए फैसलों पर नजरसानी या इन्हें कलअदम करार देने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लेकर आर्टिकल 187 और 188 के तहत हासिल है। बदकिस्मती से जस्टिस काजी फायज ईसा के मामले में अदालत ने ये इख्तियार समाअत इस्तेमाल नहीं किया। फैसले में करार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो माजी के किसी भी फैसले को कलअदम करार दे सकती है। मौजूदा वफाकी काबीना ने 27 जुलाई 2022 को क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दी थी। इसके बाद सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दी। 31 मार्च 2023 को क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई। 190 मिलियन पाउंड केस में आजम खान ने नैब में पहला बयान रिकॉर्ड करा दिया। मजीद तफसीलात के लिए नैब ने इन्हें सवालनामा दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। नैब ज़राए के मुताबिक आजम खान को तोशाखाना केस में भी तलब किया जाएगा।
मंजर आम पर आते ही आजम खान की पेशियां शुरू। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुलावे पर नैब ऑफिस पहुंचे और 190 मिलियन पाउंड केस में इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब ने आजम खान को मजीद तफसीलात जानने के लिए सवालनामा भी दे दिया, जिस पर आजम खान 1 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे। नैब ने आजम खान से केस से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात भी तलब की हैं। नैब ज़राए के मुताबिक आजम खान साबिक वजीर आजम और काबीना के फैसलों से मुताल्लिक दस्तावेजात के कस्टोडियन हैं। नैब के मुताबिक आजम खान से तोशाखाना केस से मुताल्लिक भी तफ्तीश की जाएगी। जिन्ना हाउस मुकदमे की तफ्तीश में चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार पाए गए हैं। बड़ी सजा हो सकती है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद शाह का दावा। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में फरहाद शाह बोले, मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और मोबाइल फ़ोन दरकार है। देखिए, मैं तो क्योंकि 96/23 जो FIR जिन्ना हाउस वाली उसका स्पेशल प्रोसिक्यूटर हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब हुकूमत, तो उसमें तफ्तीश मुकम्मल थी और एलिगेशन जो कि कॉमन इंटेंशन के हवाले से हैं और जो इंस्टिगेशन के हवाले से हैं, उस पर मॉडर्न डिवाइसेस से कलेक्ट की एविडेंस और जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं PFSA की और बाकी सारे के सारे मामला, उसके हवाले से अब हमने यही कहा था कि हमें इनकी फिजिकल कस्टडी दरकार है। पुलिस तफ्तीश में ये गुनहगार हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करूंगा, क्योंकि अब देखें कि मॉडर्न डिवाइसेस से कलेक्ट की एविडेंस के लिए हमें 2 टेस्ट करवाने बड़े ज़रूरी हैं। एक टेस्ट जो है फोटोग्रामेटिक टेस्ट है जिसके लिए कस्टडी दरकार होती है, और दूसरा ऑडियोसोनिक टेस्ट है कि उन वीडियोज़ को जो इमरान खान साहब अपलोड करते रहे, उन वीडियोज़ को कनेक्ट करने के लिए कि आइदर वे इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं किया गया और ये इमरान खान साहब की ही साउंड है और इन्हीं की पिक्चर्स है, उसके हवाले से भी हमें उनके टेस्ट के लिए उनकी फिजिकल कस्टडी दरकार है। साथ हमें उनके मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेज उनसे बरामद करनी है, वो उसके लिए कस्टडी दरकार है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने ग्राउंड्स हैं उनकी बेल खारिज करवा। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात की गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म वापस ले लिया है और दरख्वास्त की मजीद समात गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। तोशाखाना फौजदारी केस में वकला के दलाइल के बाद समात आज फिर होगी। गुज़िश्ता समात में वकील चेयरमैन पीटीआई और वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल पेश किए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमले समेत 5 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। पेट्रोल मिलना बंद नहीं होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल 2 दिन के लिए मौखर कर दी। पेट्रोल पंप्स मालिका ने फी लीटर 5 रुपए मजीद इजाफे का मुतालबा किया था। मुसद्दिक मलिक ने 2 रुपए 65 पैसे बढ़ाने की ऑफर की, लेकिन डीलर्स नहीं माने, जिसके बाद कमेटी बना दी गई और पेट्रोलियम डीलर्स ने 23 जुलाई तक हड़ताल मौखर कर दी। शुक्रगुजार हूँ उन तमाम डीलर्स का जिन्होंने आज हमारे हाथ सबके मजबूत किए और इस बात पे एग्रीमेंट किया कि हम एविडेंस की बुनियाद पे, यानी असल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, ओपिनियंस की बुनियाद पे नहीं, एविडेंस की बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह कोई ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आएंगे जिसमें सबकी बेहतरी हो। हम जो भी पॉलिसी करेंगे वो अवाम और पूरी सप्लाई चेन डीलर्स के हक में हो। तो अभी अगले 48 घंटे में हम 2-3 हज़ार पंप जो हैं उनका बाकायदा मुख्तलिफ कैटेगरीज में एनालिसिस करेंगे। वो एविडेंस लेकर हम मंडे को बैठेंगे इंशाल्लाह और वो काम करेंगे जिसमें सबकी भलाई हो। बहुत हमें नुकसान हो रहा है, बॉर्डर पे जो स्मगलिंग हो रही है, मगर वॉल्यूम जो है उससे इनको नुकसान हो रहा है। जो अग्रीमेंट हुआ है वो यही हुआ है कि हम ये कहें कि 1 रुपया या 8 आने बढ़ने चाहिए, वो कहें नहीं 4 रुपए बढ़ने चाहिए। इससे क्या बेहतर नहीं है कि 2-3 हज़ार पंपों का डेटा निकाल के उसको एनालाइज करके देखा जाए और फिर कोई मौसर फैसला किया जाए। आईटी इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। आईटी सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। आईटी सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को आईटी के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट था। आईटी इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी, फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। आईटी सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख ने कामयाबी का फार्मूला बता दिया। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज्यादा की आईटी या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर।
शुएब शेख का कहना था साजगार माहौल ही बैरूनी सरमायाकारों को ला सकता है। बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। गूगल है वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितनी बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। शुएब शेख ने कहा IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं, यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे भेज देता है। हम सिर्फ IT समझते हैं, कोई IT प्रोडक्ट्स होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो एक्सपोर्ट होगा, जिससे कोई एक्सपोर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है यार। अमेजोन आप देखें बुक स्टोर था ना। तो चेयरमैन बोल शुएब शेख ने वाज़ेह किया सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। शुएब शेख ने बताया 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। शुएब शेख का ये भी कहना था कि पॉलिसियां इससे पहले भी बनाई गई हैं, जरूरत इस अमर की है कि इन पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल किया जाए। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा ना रुक सका। कराची और इस्लामाबाद में कीमत 160 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में 150 रुपए किलो हो गई है और इदारा शुमारियात ने एक हफ्ते में 30 अशिया महंगी होने की भी तस्दीक कर दी है। महंगाई में खोई चीनी की मिठास, खत्म हुई रिलीफ की उम्मीद, टूट गई आसानी की हर आस। चीनी यहाँ पे शॉर्ट हो गई है और ये मतलब हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, जो आटा, चीनी, जो ज़रूरत है किसी भी घर की, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हमारी इकनॉमी नीचे जा रही है। मुश्किल तो बहुत है, लेकिन आवाम के लिए सिर्फ यही हल है कि वो अपने तरफ से फुल एफर्ट करे और जो है इनके भरोसे तो नहीं रह सकते कि लीडर्स क्या कर रहे हैं हमारे। मुल्क में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, इस्लामाबाद कराची वालों को फ़ी किलो 160 रुपए में मिलने लगी। पेशावर, लाहौर और रावलपिंडी में कीमत 150 तक जा पहुंची। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में एतराफ़ कर लिया गया। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई ये चीनी माफिया ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको कोई लगाम डालें, कुछ देखें, ये क्यों ब्लैक मार्केट हो रही है। 30-40 रुपए किलो चीनी महंगी। इतनी महंगाई है, अभी सामान लेने आए, चीनी इतनी महंगी है, घी तेल इतना महंगा है, यहाँ ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। समझ लो कि इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में पहले से महंगी 30 अशिया मजीद महंगी हो गई। मजमूई शरह 0.07% कम ज़रूर हुई। मजमूई शरह अब भी 29.16% से ज़ायद है। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि शाहीनों की ऊंची उड़ान इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में श्रीलंका को 4 शान चित कर दिया। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। फाइनल कोलंबो में इतवार को खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान शाहीन्स ने 60 रन से कामयाबी हासिल की। कोलंबो में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ए ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका को जीतने के लिए 332 रन का हदफ दिया। उमैर बिन यूसुफ ने 10 चौके और 1 छक्के की मदद से शानदार 88 रन बनाए। श्रीलंकन ए टीम 262 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से अरशद इकबाल ने 5, मुबस्सिर खान और सुफियान मुकीम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और यहाँ आपको बताएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेज की जानिब से मुनाकिदा तकरीब में ट्रायल रिपोर्ट शाया की गई, जो पाकिस्तान की मईशत 2023-24 की आजमाइश और मुश्किलात के साथ सियासत, मईशत और आबो हवा में तब्दीली के बाहम चैलेंजेस को तलाश करने पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट का इजरा IBA कराची में हुआ। फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स की जानिब से वफाकी बजट साल 2023-24 के पस मंज़र में पाकिस्तान की मईशत की हालत का तज्जिया किया गया। अप्लाइड इकोनॉमिक्स सेंटर की डायरेक्टर नौरीन मुजाहिद ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इस रिपोर्ट में फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के मौशी हालात और वाक़यात की निशानदही की गई है। फैकल्टी मेंबर अली हसनैन ने कहा, तजावीज़ पर अगर हुकूमत गौर व फिक्र करे तो अफादा हो सकता है। डीन डॉक्टर आसमा हैदर कहती हैं, हुकूमत इस रिपोर्ट से ज़रूर मदद हासिल करे।
और पाकिस्तान में OIC की मुस्तकिल कायमा कमेटी कॉमस्ट्रेक और सोमालिया के दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से ताउन के प्रोग्राम की रनमाई की तकरीब मुनक्किद हुई और तकरीब में सोमालिया के नाज़िमुल अमूर और MD बैतुल माल ज़मुर्द खान भी शरीक हुए। कॉमस्टिक का साइंस, टेक्नोलॉजी और आला तालीम में सोमालिया की मदद के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इजरा। तकरीब से खिताब में कॉमस्टिक फोकल पर्सन अफ्रीका अब्दुल हलीम असगर ने कहा, कॉमस्टिक ने OIC ममालिक के साथ सलाहियतों में इजाफे के मुतअद्दिद प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसके तहत वज़ाइफ हासिल करने वाले सोमाली तलबा को तालीम व तरबियत, रिहाइश, खाने और सफरी सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। जनरल कॉमस्टिक डॉक्टर इकबाल चौधरी ने कहा, सोमालिया मुख्तलिफ आलमी मामलात पर पाकिस्तान का हामी है। दोनों ममालिक के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन का फरोग फ्रीकैन के लिए मुस्बत साबित हो। सोमालिया के नाज़िमुल उमूर का कहना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की के लिए अहम रुकन है। इस वक्त पाकिस्तान में 1200 से जायद सोमाली तालिब इल्म ज़ेर तालीम है। मुस्तकबिल में ये तादाद 20,000 तक पहुँच जाएगी। और आखिर में एंटरटेनमेंट की खबर में आपको बताएंगे कि मार्वल्स की नई ताकतें आपस में टकराएंगी तो क्या नया वबाल मचाएंगी। हॉलीवुड फिल्म दी मार्वल्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।